रामपुर गांव की सर्द सुबह हो या तपती दोपहर, ठाकुर ढाबा पर हमेशा भीड़ रहती थी। इस भीड़ की वजह ठाकुर सज्जन सिंह का व्यवहार नहीं, बल्कि रसोई से आने वाली वो सौंधी खुशबू थी जो राहगीरों के कदम रोक लेती थी। इस खुशबू का जादूगर था माधवन। माधवन, जिसके चेहरे पर हमेशा एक मासूम सी मुस्कान रहती थी, मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ियां झोंकते हुए ऐसे मसाले पीसता था कि पत्थर में भी जान आ जाए। ठाकुर ने उसे बरसों पहले एक मेले से उठाया था, पर उसे बेटे जैसा प्यार देने के बजाय हमेशा ए लड़के या ओ नौकर कहकर ही पुकारा। ठाकुर का मानना था कि ढाबे की साख उनकी मूंछों और उनके रसूख से है, माधवन के हुनर से नहीं। एक दोपहर जब सूरज सिर पर तांडव कर रहा था, गांव के सरपंच जी हांफते हुए ढाबे पर पहुंचे। उनके माथे पर पसीना था और चेहरे पर एक अजीब सी बेबसी। अरे सज्जन भाई, गजब हो गया। आज तो आप अपनी मशहूर बेडमी पूरी और रसीले आलू खिला दो, वरना मेरा दम निकल जाएगा। ठाकुर हंसते हुए कहता है, अरे सरपंच जी, आज फिर घर से भाग आए? क्या हुआ? पार्वती भाभी ने आज फिर कुछ खास बनाया है क्या? खास? अरे भाई, पिछले 4 दिनों से पार्वती ने कद्दू की सब्जी खिला खिलाकर मेरा हाल बेहाल कर दिया है। रात को सपने में भी मुझे कद्दू ही नजर आता है। आज तो बस तुम्हारी रसोई की शरण में आया हूँ। ठाकुर सज्जन सिंह ने अपनी मूंछों पर ताव दिया और रसोई की तरफ जोर से चिल्लाया, हाथ तेज चला, जल्दी से सरपंच जी के लिए गर्मा गर्म करारी पूरियां और हींग वाले रसीले आलू लगा, मिर्च का अचार भी साथ देना। माधवन ने तुरंत काम शुरू कर दिया। उसने सलीके से लोइयां तोड़ी और गरम तेल की कढ़ाई में पूरियां डाली जो गुब्बारे की तरह फूल उठी। मसालों की महक पूरे ढाबे में तैरने लगी। जैसे ही पत्तल पर सजी थाली सरपंच के सामने आई, उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने जैसे ही खाना शुरू किया, तभी एक साया उनके ऊपर मंडराने लगा। पूरे ढाबे में सन्नाटा छा गया। सामने पार्वती देवी खड़ी थी, जिनके एक हाथ में बेलन था और आंखों में अंगारे। अच्छा, तो यहाँ बेडमी पूड़ी उड़ाई जा रही है और घर पर मेरी बनाई कद्दू की सब्जी आपको जहर लग रही है? सरपंच जी का निवाला हाथ में ही रह गया। उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो कुर्सी से ऐसे चिपके जैसे फेविकोल लगा हो। ठाकुर सज्जन सिंह से रहा नहीं गया। अपने अहंकार में डूबे ठाकुर ने आग में घी डालते हुए कहा, अरे पार्वती भाभी, गुस्सा क्यों करती हो? अब जिसका स्वाद जुबान पर चढ़ जाए उसे कोई कैसे छोड़े? सरपंच जी को आपका खाना पसंद नहीं आता, इसमें इनका क्या दोष? ये तो माधवन के हाथों का जादू है। ठाकुर की बात सुनते ही पार्वती का चेहरा तमतमा उठा। उन्होंने बिना एक शब्द कहे सरपंच जी का कान पकड़ा और उन्हें कुर्सी से ऊपर उठा दिया। चलिए घर, आज तो कद्दू के छिलकों की चटनी भी खिलाऊंगी, तभी अक्ल ठिकाने आएगी। सरपंच जी की फजीहत और पार्वती देवी के गुस्से वाले उस वाकये के बाद ढाबे पर ठाकुर का अहंकार और बढ़ गया था। उसे लगने लगा था कि उसके पास माधवन जैसा हुनरमंद गुलाम है तो वो किसी को भी नीचा दिखा सकता है। लेकिन जहां ठाकुर की आंखों में सत्ता का नशा था, वहीं उसकी बेटी कावेरी की आंखों में गांव की मिट्टी जैसी सादगी। कावेरी अक्सर दोपहर की धूप ढलते ही ढाबे पर आ जाती। उसे माधवन का करीने से मसाले पीसना और लकड़ियों की आग पर हांडी चढ़ाना देखना बहुत सुकून देता था। कुछ दिनों बाद ठाकुर सज्जन सिंह को किसी अदालती काम से शहर जाना पड़ा। जाते जाते वो मूठों को ताव देकर माधवन को हिदायत दे गए, देख होए लड़के, गल्ले पर बिटिया बैठेगी, पर रसोई की आंच कम नहीं होनी चाहिए। अगर एक भी ग्राहक खाली हाथ गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस दिन आसमान से आग बरस रही थी। लू के थपेड़ों से ढाबे की छत भी तप रही थी। कावेरी गल्ले पर बैठी हिसाब लिख रही थी, लेकिन गर्मी और उमस की वजह से उसका सिर चकराने लगा। देखते ही देखते उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो कुर्सी का सहारा लेने लगी। माधवन की पारखी नजरों ने भांप लिया कि छोटी मालकिन की तबीयत ठीक नहीं है। वो फौरन रसोई से बाहर आया। मालकिन, आप ठीक तो हैं? चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया है आपका।
उसने तुरंत ही पास में रखे मटके का ठंडा पानी निकाला, उसमें पुदीना, पिसा हुआ भुना जीरा और ताज़ा कच्चे आम का पना मिलाकर एक ठंडी ठंडी लस्सी तैयार की और उसे कावेरी को पीने के लिए दिया। कावेरी ने माधवन से ग्लास लिया और लस्सी के 2 घूंट भरे, जिससे उसकी जान में जान आई। माधवन, लो तुम भी पियो। तुम भी तो गर्मी में आँच के सामने खड़े रहते हो। लो तुम भी पी लो लस्सी। और हाँ, इस गर्मी में चूल्हे के पास खड़े रहना जानलेवा भी होता है, इसलिए ज्यादा वहाँ पास मत खड़ा रहा करो। ये सुनते ही वो कांप गया। माधवन हड़बड़ाकर पीछे हट गया। उसके कानों में ठाकुर की वो आवाज गूंज रही थी जो उसे हमेशा उसकी औकात याद दिलाती थी। नहीं छोटी मालकिन, मेरी क्या औकात क्या आपके साथ बैठकर लस्सी पीऊं? मालिक को पता चला तो वो मेरी चमड़ी उधेड़ देंगे। मैं नौकर हूँ और नौकर ही ठीक हूँ। कावेरी की आंखों में एक चमक सी कौंधी। उसने दृढ़ता से कहा, सुनो माधवन, इंसान अपनी जात या हैसियत से नहीं बल्कि अपने काम और अपने दिल से बड़ा होता है। मेरे पिता के लिए तुम सिर्फ एक जरिया होगे, पर मेरी नज़र में तुम एक कलाकार हो। अगर तुमने मेरे साथ बैठकर ये लस्सी नहीं पी तो मैं पिताजी के आते ही तुम्हारी शिकायत कर दूंगी कि तुमने काम में लापरवाही की। माधवन हक्का बक्का रह गया। उसने पहली बार किसी को अपने हक में इतने अधिकार से बात करते देखा था। उसने कांपते हाथों से दूसरा गिलास उठाया। उस दिन सिर्फ प्यास नहीं बुझी थी, बल्कि बरसों से जमी ऊंच नीच की बर्फ भी पिघलनी शुरू हो गई थी। इनके बाद से सिलसिला बदल गया। ठाकुर जब भी बाहर जाते या आराम करते, कावेरी रसोई के छोटे से स्टूल पर बैठ जाती और माधवन को देखती रहती। लेकिन गांव की हवा में बातें बहुत तेजी से फैलती हैं। ठाकुर के कानों तक भी ये खबर पहुंचने लगी थी कि उसकी बेटी और उसके नौकर के बीच कुछ ऐसा है जिसे वो अपनी मर्यादा के खिलाफ समझता था। एक सुबह ठाकुर ने माधवन को शहर से भारी मात्रा में किराना और गुप्त मसाले लाने के लिए भेजा। लौटते वक्त जब सूरज ढल रहा था, माधवन ने देखा कि किनारे पर कावेरी खड़ी उसका इंतजार कर रही है। कावेरी को देखकर वो घबरा गया। छोटी मालकिन, आप यहाँ? अगर मालिक को पता चला तो अनर्थ हो जाएगा। कावेरी की आंखों में आंसू थे, पर इरादे चट्टान की तरह मजबूत। उसने माधवन का हाथ थाम लिया और उसने वो कह दिया जिसकी कल्पना भी माधवन ने कभी नहीं की थी। माधवन, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ऐसा सुनते ही माधवन के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये आप क्या कह रही हैं मालकिन? ये अनर्थ है मालकिन। कहाँ आप महल की रानी और कहाँ मैं एक अनाथ रसोइया। ठाकुर साहब को पता चला तो वो मुझे जिंदा काट देंगे। हमारा कोई मेल नहीं। कावेरी ने नदी की उफनती लहरों की ओर कदम बढ़ाए और मुड़कर कहा, अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया माधवन, तो मैं इसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दूंगी। बिना तुम्हारे ये जीवन वैसे भी मेरे लिए मौत जैसा ही है। माधवन कांप उठा। उसने कावेरी की आंखों में वो सच्चाई देखी जिसे ठुकराना उसके बस में नहीं था। मजबूरी और मोहब्बत की इस कश्मकश में उसने हामी भर दी। अगले दिन भोर के धुंधलके में जब पूरा गांव सो रहा था, दोनों चुपचाप गांव के उस प्राचीन मंदिर पहुंचे जहां सन्नाटा पसरा था। माधवन ने कावेरी की मांग में सिंदूर भरा। कोई शहनाई नहीं बजी, कोई बाराती नहीं था। बस मंदिर की घंटी की एक गूंज ने उनके इस पवित्र बंधन की गवाही दी। जब दोनों ठाकुर से आशीर्वाद लेने ढाबे पर पहुंचे तो वहां ठाकुर सज्जन सिंह पहले से ही अपनी मूंछों को ताव दे रहे थे। जैसे ही उनकी नजर कावेरी के मांग के सिंदूर पर पड़ी, उनका चेहरा क्रोध से काला पड़ गया। ठाकुर चिल्लाते हुए कहता है, ये क्या नीच हरकत है? एक नौकर की इतनी हिम्मत कि वो ठाकुर के खून को छू ले।
ठाकुर ने दीवार पर टंगी अपनी पुश्तैनी तलवार निकाल ली। उसकी आंखों में खून उतर आया था। जैसे ही उसने माधवन पर वार करने के लिए हाथ उठाया, कावेरी ढाल बनकर माधवन के आगे खड़ी हो गई। पिताजी, पहले तलवार मेरे सीने के पार जाएगी, फिर आप अपने दाम को छुएंगे। आज से माधवन मेरा पति है। ठाकुर का हाथ कांप गया, पर उसका अहंकार उसकी ममता से बड़ा था। उसने नफरत से तलवार नीचे फेंकी और दोनों को ढाबे की चौखट से बाहर कर दिया। जाओ, आज से तुम दोनों मेरे लिए मर चुके हो। इस गांव में रहना है तो अपनी किस्मत खुद लिखो, पर याद रखना, आज के बाद अगर मेरे ढाबे की छाया भी तुम पर पड़ी तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरी संतान हो। ठाकुर के घर से निकाले जाने के बाद रात को माधवन और कावेरी एक पेड़ के नीचे बैठे थे। माधवन की आंखें झुकी हुई थीं। वो अपराधी महसूस कर रहा था कि उसकी वजह से एक राजकुमारी जैसी लड़की सड़क पर आ गई। मालकिन, मैंने कहा था ना, मेरे साथ सिर्फ दुखों का साया मिलेगा। कावेरी मुस्कुराते हुए कहती है, मालकिन नहीं, कावेरी बोलो। और याद रखना माधवन, छत गिरने से आसमान नहीं गिरता। अगली सुबह कावेरी ने साहस दिखाया। उसने अपनी माँ का दिया हुआ एक सोने का कंगन बेच दिया, वही कंगन जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी। उसे बेचकर उन्होंने सड़क किनारे एक छोटा सा कच्चा छप्पर किराए पर लिया। शुरुआत के दिन कड़े थे। लोग ठाकुर के डर से वहां आने में कतराते थे। पर एक दिन वही सरपंच जी वहां से गुजरे। खुशबू ऐसी थी कि उनके कदम रुक गए। उन्होंने एक निवाला खाया और चिल्लाकर बोले, अरे, ये तो वही जादुई स्वाद है जो उस ढाबे में मिलता था। देखते ही देखते बात जंगल की आग की तरह फैल गई। ठाकुर ढाबा का असली स्वाद अब सड़क किनारे एक छोटी सी रेहड़ी पर मिल रहा था। माधवन की मेहनत और कावेरी का मैनेजमेंट रंग लाया। कुछ ही सालों में वो कच्चा छप्पर एक आलीशान इमारत में बदल गया, जिसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, माधवन का ढाबा। ठाकुर सज्जन सिंह का अहंकार उन्हें ले डूबा। माधवन के जाने के बाद उन्होंने एक शहर से महंगा रसोइया रखा। वो रसोइया जितना बदतमीज था उतना ही आलसी। खाने में न तो वो सौंधी महक थी और न ही वो सफाई। जब ग्राहक कम होने लगे तो ठाकुर ने घाटा पूरा करने के लिए खाने के दाम दोगुने कर दिए। गांव वाले भड़क गए। धीरे धीरे ढाबा वीरान हो गया। कर्ज का पहाड़ ऐसा टूटा कि ठाकुर की हवेली और ढाबा दोनों नीलाम हो गए। जिस मूंछ पर वो ताव देते थे, अब वो शर्म से झुक गई थी। ठाकुर दाने दाने को मोहताज होकर गलियों में भटकने लगे। एक शाम भूख से व्याकुल ठाकुर सज्जन सिंह एक बड़े आलीशान ढाबे के बाहर खड़े थे। उन्हें नहीं पता था कि ये ढाबा किसका है। ढाबे से वही पुरानी सौंधी महक आ रही थी। वो ढाबे के रसोई की खिड़की के पास जाकर खड़े हो गए। अंदर माधवन बड़े प्यार से वही डेढ़मी पूरी बना रहा था और कावेरी मसालों की खुशबू देख रही थी। ये देखकर ठाकुर के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस रसोइये को उन्होंने लात मारकर निकाला था, आज वो खुद उसके दर पर एक निवाले के लिए खड़े थे। जैसे ही माधवन की नज़र खिड़की के बाहर खड़े उस फटेहाल बूढ़े पर पड़ी, वो सब छोड़कर बाहर भागा। ठाकुर ने शर्म के मारे अपना चेहरा ढक लिया। पर माधवन उनका हाथ थामकर उन्हें सम्मान से अंदर ले आता है। वो मेज पर वही पुरानी शाही थाली सजाता है। बेटा, असली स्वाद मसालों में नहीं, नीयत में होता है। मेरा अहंकार आज तुम्हारे हुनर और दिल के आगे हार गया।